नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई के बारे में। आरओआई एक मापदंड है जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि एक फंड जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, उस फंड में आपको कितना रिटर्न आने वाला है। आप अलग अलग डिफरेंट फंड्स को भी आरओआई के द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही है और किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न या कम रिटर्न मिलने वाला है। आरओआई को कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड बाई कितना आपका निवेश है मल्टीप्लाइड बाई 100। इस टोटल वीडियो में हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस किए हुए हैं अपने कैलकुलेशंस करने के लिए। इसमें हम एक प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये का पकड़ रहे हैं और हम ये देखेंगे कि अगर आप 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए किसी एक फंड में निवेश होते हैं तो आपको कितने आरओआई मिलता है। अब आते हैं दोस्तों फिक्स्ड टेन्योर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि भारत में कितने तरह के हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसमें पहला फंड आता है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा फंड आता है पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तीसरा फंड आता है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, चौथा फंड आता है म्यूचुअल फंड्स, पांचवा फंड आता है निफ्टी इंडेक्स फंड्स, छठा फंड आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ, सातवां फंड आता है गोल्ड ईटीएफ और आठवां फंड आता है रियल एस्टेट रेजिंग। हम आगे आपको हर एक फंड के बारे में बताएंगे, उसमें क्या टैक्स लगता है और उसका रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको एक एक करके सबके बारे में समझाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले फंड के बारे में जिसका नाम है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक सबसे कॉमन और कंपैरेटिवली सेफ़ चॉइस है भारत में। हमारे देश की मैक्सिमम जनता जो है आज की डेट में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे ही डिपेंड करती है। बैंक के एफडी इसलिए सेफ़ माने जाते हैं क्योंकि DICGC रूल्स के अंतर्गत अब जो है आपके जो भी बैंक खाते में जो भी आपने पैसा जमा किया है उसका मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए तक का बैंक जो है आपको इंश्योर करके रखती है कि अगर कहीं बैंक का दिवालिया निकला या कुछ हुआ भी तो आपको 5 लाख रुपए का भुगतान 100% होगा। बैंक एफडी में जो टैक्सेशन पड़ता है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। बैंक एफडी में ये टैक्सेशन रहता है कि सालाना अगर आप इंटरेस्ट या जो भी आपको अमाउंट गेन हो रहा है वो अगर 10,000 के अमाउंट से ज़्यादा है तो आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपको देना पड़ता है। आप नीचे बने कैलकुलेशन में ये देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और बाकी अदर्स लोगों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 1 साल, 5 साल और 10 साल में क्या क्या मिलते हैं और उसके हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कहाँ और क्या क्या मिल रहे हैं। ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल के बनाए गए हैं। दूसरा सबसे कॉमन स्कीम दोस्तों है पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जिसको किसान विकास पत्र भी बोला जाता है। इसकी गठना 1978 मसीहा में की गई थी। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि कैसे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए लोगों के अंदर कि वो लंबे समय तक निवेशित रहें। खासकर ये 10 साल से ऊपर के समय के लिए निवेशित रहने की स्कीम कही जाती है। एट प्रेजेंट जो स्कीम लागू है KVP की, उसमें आपको मिनिमम 124 महीने मैच्योरिटी के लिए चाहिए, जो कि 10 साल और 4 महीने होते हैं और इस टाइम पे आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। नीचे में आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने बनाया है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि 1 साल, 5 साल, 10 साल में और 124 महीने में आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं और इतने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट KVP जो है आपको देती है अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं एक लंबे समय तक के लिए। अगला फंड है दोस्तों डायरेक्ट इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट। इसके द्वारा आप भारत में सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग करने वाली अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में भी निवेश कर सकते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसमें आप ये खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं इनके शेयर्स, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक्स में निवेश करने से आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको STCG भी बोलते हैं और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको LTCG बोलते हैं। STCG जो है वो आपको तब देना पड़ता है अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसको अगर 1 साल के अंदर बेच के आप मुनाफा कमाते हैं, जो 15% होता है मुनाफे का, वो आपको पे करना है STCG के हिसाब से। अगर कोई आप शेयर 1 साल के बाद आप सेल करते हैं
और उसमें जो आपको मुनाफा होता है 1 लाख से ऊपर का आता है। तो 1 लाख के ऊपर से जो अमाउंट आपको पड़ता है उस पे आपको 10% का टैक्स पड़ता है और उस टैक्स को आप LTCG टैक्स के अंदर में कैलकुलेट करते हैं। आप नीचे बने टेबल में ये देख सकते हैं कि कैसे NSE के लास्ट 10 साल के रिटर्न्स हैं और 1 साल, 5 साल और 10 साल में क्या क्या लगभग रेट ऑफ रिटर्न्स NSE देते आ रहा है। ये डाटा हम लोगों ने NSE के वेबसाइट से खुद निकाल के आपके लिए बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो बहुत से निवेशकों का पैसा मिला के अलग अलग स्कीम्स में निवेश करती है और उसे बढ़ाती है। म्यूचुअल फंड्स जो है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको पड़ता है कि कैलकुलेशंस इक्विटी बेस्ड या स्टॉक मार्केट बेस्ड फंड्स के हिसाब से ही होते हैं। म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के 4 तरह से पाए जाते हैं। एक है लार्ज कैप फंड्स, दूसरा है मिडिल कैप फंड्स, तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स एंड फोर्थ है मल्टी कैप फंड्स। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं आप इन सब टेबल्स में देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड्स, मीडियम कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स में रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं 1 साल, 5 साल और 10 साल के निवेश के बाद आप वो देख सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेशंस बनाए हैं ये एक्सिस म्यूचुअल फंड वेबसाइट से आपको लेके बना के आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है निफ्टी इंडेक्स फंड्स। निफ्टी इंडेक्स फंड्स ये जैसे इसका नाम ही बता रहा है, इसका पोर्टफोलियो जो होता है वो इंडेक्स के हिसाब से होता है। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। ये फंड इंडेक्स टाइड या इंडेक्स ट्रैक्ड म्यूचुअल फंड्स भी बोले जाते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव जो है नॉर्मल म्यूचुअल फंड या नॉर्मल दूसरे किसी फंड्स के अपेक्षा कम रहते हैं, जो कि इंडेक्स जो है थोड़ा कम वोलेटाइल रहता है। इसमें भी कैपिटल गेन टैक्स जो स्कीम है जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड्स में लगते हैं, सेम टू सेम वही कंसेप्ट में इसमें भी लागू रहते हैं। लास्ट 10 साल में इसके जो रिटर्न्स है आप ये देख सकते हैं, जो कि हमने 1 साल, 5 साल और 10 साल में अगर आप निवेश करते हैं, पहले आप निवेश करते हैं तो जो आपको रिटर्न मिलता है आज की डेट में वो आपको यहाँ आपको दिख जाएगा। ये डाटा हम लोगों ने SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के वेबसाइट से लेके बना के आपको दिखाया है। अब दोस्तों, अगला जो फंड है जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF। जैसे इसका नाम बता रहा है ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। ये नॉर्मली बास्केट्स होते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के, जिसमें स्टॉक्स रहते हैं, बॉन्ड्स रहते हैं और डेब्ट फंड्स रहते हैं। इसमें भी टैक्सेशन जो रहता है आपको मेच्योरिटी पे लगभग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगभग 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन का पड़ता है। नीचे टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 साल, 5 साल और 10 साल में कितने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग लास्ट इसने दिए हैं और क्या आपको रिटर्न अमाउंट मिलता है अगर आप 10,000 रुपये इसमें निवेश करते हैं। हमने इसका कैलकुलेशन के लिए जो बेंचमार्क डाटा लिया है SBI ETF निफ्टी 50 फंड के वेबसाइट से लेके बना के आपको सामने पेश किया है। अब आइए दोस्तों, अगले फंड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गोल्ड ETF। ये फंड एक म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इस फंड में सोने में निवेश किया जाता है। ये फंड भी स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड किया जाता है और आप इस फंड में स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ट्रेडिंग करके आप खरीद और बेच सकते हैं। इस फंड में निवेश करने से आपको टैक्सेशन जो पड़ता है वो ऐसा है कि आपको अगर आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो मिनिमम अगर आप 3 साल से ज़्यादा उस पर निवेशित रहते हैं तो आपको उस पर 20% का LTCG टैक्स देना है और अगर आप इससे कम समय के लिए आप रहते हैं तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। नीचे आप टेबल में देख सकते हैं कि गोल्ड ETF जो है उसके रिटर्न्स 1 साल, 5 साल और 10 साल में कितने अभी आए हैं अभी तक के लास्ट 10 साल में। ये बेंचमार्क डाटा जो हमने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है वो SBI ETF गोल्ड फंड के वेबसाइट से लेके बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी फंड के बारे में। ये फंड है रियल एस्टेट रेजिंग या आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी में निवेश करना, जिसमें आपको एक लंबे समय के लिए आप अपना निवेश करते हैं पूंजी और उसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है। इसमें आपको निवेश करने से जो अभी बेंचमार्क डाटा जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से मुझे ये मिला है उसे ये बताता है कि आप 10% का मिनिमम एक एवरेज हाइक है रियल एस्टेट प्राइसेस में। तो अगर आप निवेश करते हैं 10,000 रुपये तो आपको 1 साल, 5 साल और 10 साल में लगभग जो रिटर्न मिलते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सब फंड्स के रिटर्न्स के कंपैरिजन के बारे में। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम 1 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं 1 साल में कितने रिटर्न आपको मिलते हैं इन सब 8 फंड्स में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चार्ट बता रहा है कि इस फंड के हिसाब से पहले साल में आप सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न पहले साल में SBI गोल्ड फंड देता है। उसके बाद जो है सेकंड हाईएस्ट रिटर्न आपको एक्सिस मिड कैप फंड में मिलता है और तीसरा हाईएस्ट जो है SBI डेब्ट फंड में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 ईयर रिटर्न्स के बारे में। इसमें भी गोल्ड ETF सबसे आगे है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो है आपका NSE, मतलब इंडेक्स में अगर डायरेक्ट अगर निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके सेकंड हाईएस्ट रिटर्न्स है। थर्ड हाईएस्ट जो रिटर्न है वो आपको दे रहा है रियल एस्टेट बिजनेस, मतलब रियल एस्टेट में आप किसी घर खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें रिटर्न जो है आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब फाइनली हम बात करते हैं 10 साल की रिटर्न्स में। 10 साल की रिटर्न्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे आगे लास्ट के 10 साल में रिटर्न्स अगर किसी भी फंड में आपको मिले हैं वो गोल्ड ETF में मिले हैं। सेकेंड हाईएस्ट जो म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप फंड है। तीसरा जो हाईएस्ट है वो है रियल एस्टेट सेक्टर या घर में आप अगर निवेश करते हैं। तो इस कैलकुलेशंस के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए किसी भी फंड में निवेशित होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है गोल्ड फंड ही दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट म्यूचुअल फंड्स में आप लार्ज कैप फंड्स में निवेश कीजिए, उसमें जिसमें XTD और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तीसरा आपके पास अगर पूंजी है तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश करके अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन है आपका एक जनरल प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, मतलब आपको एक सामान या किसी एक सर्विस को लेने के लिए कितना आपको पैसे का भुगतान करना पड़ता है और साल भर साल उस चीज़ में कितने की बढ़ोतरी या कमी आ रही है। तो अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट 10 साल में इन्फ्लेशन जो है 10.53% से इस पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 3.34% तक आके पहुंचा है, जो कि 10 साल में सबसे कम है। वहीं अगले साल में ये माना जा रहा है कि 3.62% का इन्फ्लेशन परसेंटेज रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं ये आशा करता हूँ कि निवेश के बारे में हमने कुछ आपको नॉलेज ऐड किया। आप हमको अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे वेब पेजेस पे, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं। और आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।